भारत जापान के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की चर्चा को लेकर 14वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन। दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा, 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पच्चीस मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा आयोजित। मंत्रिमंडल की सूची को दिया जा रहा है अंतिम रूप। प्रदेश विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव की तैयारियां जारी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान वाले 30 क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। और आज विश्व गौरैया दिवस है। प्रदेश भर में गौरैया संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के विषय पर आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। भारत और जापान के बीच मैत्री का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक सोच में समानता और मजबूत सांस्कृतिक रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किशिदा की मुलाकात के दौरान भी ये गर्मजोशी साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की यह पहली द्विपक्षीय मुलाकात है। ये एशिया महाद्वीप के ऐसे 2 देशों के नेताओं की तस्वीरें हैं जो आपस में सांस्कृतिक, रणनीतिक, ऐतिहासिक और वैश्विक साझेदारी की मजबूत डोर में बंधे हैं। भारत जापान के प्रधानमंत्रियों की ये मुलाकात कोविड-19 के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी अहम है। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी के साथ हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। जापान के प्रधानमंत्री भी भारतीय रंग में दिखाई दिए और उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन का जवाब नमस्कार करके दिया। इससे पहले दोपहर बाद जब जापानी प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। फुमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। उसके बाद वे पहली बार भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात है। इससे पहले दोनों ही नेता बहुपक्षीय मंच क्वाड की वर्चुअल बैठक में शिरकत कर चुके हैं, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित स्थिति को बनाए रखने, स्वतंत्र मुक्त क्षेत्र बनाए रखने पर जोर दिया गया। दोनों ही नेताओं ने अपने साझा मूल्यों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। भारत पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत जापान के 14वें शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की। भारत जापान के बीच ऐतिहासिक संबंध है और दोनों ही देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही भारत जापान के द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध रणनीतिक, आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें साइबर सिक्योरिटी सहित जलापूर्ति और एनर्जी क्षेत्र प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री ने 2 साल बाद हो रहे शिखर सम्मेलन पर खुशी जताई। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयां तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। ये दौरा ऐसे मौके पर भी हो रहा है जब भारत जापान के राजनयिक संबंधों को पूरे 70 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध साल 1952 में स्थापित हुए थे। जापान भारत में अवसंरचना विकास की कई परियोजनाओं में मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है। मेट्रो हो या बुलेट, दोनों ही परियोजनाएं जापान के सहयोग से ही परवान चढ़ी हैं। वहीं दोनों नेताओं ने आर्थिक मंच की बैठक में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप को दोनों देशों के संबंधों का मजबूत आधार बताया। प्रधानमंत्री ने जापान को भारत में निवेश का एक बड़ा साझेदार देश बताया। जापान 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 सालों में भारत में करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब
3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। कोविड-19 की चुनौती के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच आर्थिक, इंफ्रा, तकनीक के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए जाने को लेकर भी वार्ता हुई। साथ ही आपदा अनुकूल संरचना बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर भी है और साझेदारी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों ही देश इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। दोनों ही नेताओं ने मौजूदा साझेदारी को और भी आगे ले जाने पर सहमति दी। भारत जापान के बीच पिछला शिखर सम्मेलन साल 2018 में हुआ था और कोविड-19 के बीच शिखर वार्ताएं नहीं हुई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जम्मू में केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे। भारत सरकार ने एक निर्णय अभी किया है कि सभी सीएपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीएपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। जब सीआरपीएफ का स्थापना दिन है, हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, सीआरपीएफ के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए और देश की एक एक इंच जमीन के लिए वीरता से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया और पूरा देश आज वो घटना को नहीं भूल सकता। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को लखनऊ के शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। ऐसा मानना है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद आयोजित किया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। इकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्रमशः पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की भी पर्याप्त भागीदारी रहेगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने
कल तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 70,000 लोग शामिल होंगे, जिसके चलते सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी की नजर अब विधानमंडल के उच्च सदन पर है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान वाले 30 क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को लखीमपुर खीरी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को इटावा फर्रुखाबाद से विधान परिषद के चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। वहीं लखनऊ उन्नाव विधान परिषद सीट के चुनाव के लिए रामचंद्र प्रधान को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव समाज पार्टी के बीच दरार की खबरें आ रही हैं। तनाव की वजह से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूटने की आशंका पैदा हो गई है। इन अटकलों को और अधिक बल इन खबरों से मिला कि राजभर ने होली पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वैसे राजभर की पार्टी ने सपा से गठबंधन तोड़ने और भाजपा में शामिल होने की खबरों को निराधार बताया है। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी की घटती संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। प्रदेश भर में आज गौरैया संरक्षण को लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुंदेलखंड के ललितपुर शहर के निवासी पुष्पेंद्र सिंह और छात्र लव की पहल पर चलाए जा रहे गौरैया संरक्षण अभियान के तहत अब वहां शिक्षण संस्थानों को गौरैया को गोद लेने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और बढ़ती गर्मी को देखते हुए गौरैया के संरक्षण के लिए बनाए गए घोंसलों में चावल के दाने, ठंडा पानी तथा अन्य इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद है कि इस प्रयास से हमारे घरों में गौरैया चिड़िया की चहचहाट फिर से सुनाई देगी। ये जो विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है, ये हम लोग को ये सिखाने के लिए मनाया जा रहा है कि जो गौरैया अपनी चिड़िया है वो अब बहुत कम हो गई है दिखना। और चूंकि हम मानते हैं कि जो गौरैया चिड़िया है वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, इसलिए हम लोगों को कुछ कार्य करने चाहिए जिससे हम उस सदस्य का संरक्षण कर सकें और उसको जो गर्मियाँ आ रही हैं उसके चक्कर में उसको अपन यहाँ पर हमने पानी रखा है जिससे उसको पानी की किल्लत ना हो, दाना डाला है जिससे उसकी भूख भी मिट सके और यहाँ पर हमने ये घोंसला भी लगाया है जिससे उसका संरक्षण किया जा सके। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका भी ये सपना है जो अपनी गौरैया चिड़िया उसको अपन को बचाना है, तो इसलिए हमने ये सब इंतज़ाम किए हैं ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। गौरैया बचाओ अभियान के अंतर्गत गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब तक हम लोगों ने हजारों गौरैया के घोंसले और पानी के पात्र बांट दिए हैं। इस बार हम सबका प्रयास है कि हर घर में गौरैया का आवास होना चाहिए। इसी के अंतर्गत इस बार हम लोग जो स्कूल कॉलेज हैं उनको गोद लेकर वहाँ पर गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जिससे गौरैया की जो चहचहाट खो गई है वह फिर से घर आंगन में वापस आ जाए। मथुरा और ब्रिज में धूल होली के बाद भी होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही है। इसी खुमारी के क्रम में ब्रिज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी की नगरी में कल शाम विश्व प्रसिद्ध हुरंगे का आयोजन किया गया। बलदेव के मुख्य दाऊ जी मंदिर प्रांगण में खेले गए इस हुरंगे में भाभी अपने देवर के कपड़े फाड़कर उसका कोड़ा बनाकर देवरों पर बरसाती है और इस बीच प्यार भरी तीखी नोकझोंक भी होती है। ब्रिज में होने वाले 40 दिन के होली उत्सव के दौरान कल मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुई हुरियारिन भाभी और हुरियारे देवर बलदाऊ जी के मुख्य भवन की परिक्रमा करते रहे। इस आयोजन में बलदाऊ जी को भांग का भोग लगाया जाता है। हुरियारिनें ग्वालों पर वार करती रहती हैं। इसे देखकर यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाते। बरसाना और नंदगांव की ही तरह यहाँ के हुरंगे में भी हुरियारिन हुरियारों पर हावी रहती हैं।
प्यार रस आपका बट रहा है, लेकिन मैं भी उसमें शामिल हूँ, है ना। इनका जो आशीर्वाद और जो प्यार, इन्हीं की बदौलत राव बाबा ने मुझे अभी तीसरी चौथी बार विधानसभा में भेजा है। मैं इन सबका, अपने जितने हमारे पंडा समाज है, इन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ, पूरे क्षेत्र का आभारी हूँ। भगवान राव बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ। बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार भी समाज के हर वर्ग के लोगों ने एक दूसरे के साथ रंग खेला, आपस में गले मिले और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को गुजिया खिलाई। हमीरपुर के पुलिस लाइन में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जनपद के सभी पुलिसकर्मी आपस में झूमते, नाचते और एक दूसरे को रंग लगाते हुए तथा गुजिया खिलाते हुए होली मिलन में शामिल हुए। घुल मिल जाते हैं। रंगों का त्योहार में डांस और ये सब खाना पीना, हम सब लोग मिलकर के, चाहे हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई होकर के ये सारा होली का त्यौहार मनाते हैं। बड़ी खुशी होती है। वहीं फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में श्याम सखा परिवार की ओर से आयोजित तृतीय फागुन महोत्सव में कलाकारों ने भक्ति गीतों को सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। फागुन महोत्सव पर श्याम प्रभु खाटू के अलौकिक सौंदर्य और श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं का दरबार में तांता लग गया। कार्यक्रम में प्रख्यात भजन गायक कलाकार मुकेश बांगड़ा और परविंदर पलक की आवाज का जादू खूब चला। श्री श्याम परिवार के द्वारा तृतीय फागुन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रातः से जो एक भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जयपुर से पधारे हुए मुकेश बांगड़ा जी एवं हरियाणा से पधारी हुई पलक परबंदर जी के द्वारा बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। और इस गुणगान से पूरी शुकावार नगरी जो है बाबा में हो गई, भक्तिमय हो गई। बाबा के भक्त उमड़ पड़े, उनको 56 भोग का प्रसाद एवं प्रसादी वितरित की गई। पूरे शहर में दोनों बाजारों में बाबा के प्रसाद का वितरण हुआ और लोगों ने धर्म का लाभ उठाया। जय श्री श्याम। बरेली जनपद स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इस वर्ष पशुओं के लिए 6 अलग अलग टीके बनाएगा। इनमें से कई वैक्सीन विदेशों को भी निर्यात की जाएंगी। IVRI को भारत सरकार से इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए 329 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। IVRI कॉम्बिनेशन वैक्सीन तैयार कर रहा है, जो बकरी, भेड़, मुर्गी और बत्तख पालन करने वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जो पहला वर्ष है 22-23 का जो अभी करंट चल रहा है, इसमें एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है हमारी थर्मोस्टेबल वैक्सीन FMD O सीरोटाइप, वो वैक्सीन्स हम भारतवर्ष को देंगे। इसके अलावा जो हमारी कंबाइंड PPR गोट पॉक्स, अभी हम PPR वैक्सीन से पूरे देश में वैक्सीन करते हैं, मगर अगर हम गोट पॉक्स इसमें मिला देते हैं तो हमारा लेबर भी बचेगी और हम बहुत जल्दी से वैक्सीन पूरी जो गोट्स हैं उनका कर लेंगे। तो हमने कॉम्बिनेशन वैक्सीन PPR और गोट पॉक्स इन दोनों का बनाने का निर्णय लिया है। वो हमारा यही 22-23 का टारगेट है, इसमें हमें मिल जाएगा। डक्स में पहले से भी काफ़ी कहना चाहिए ये प्लेग्स महामारी होती रही है और ये जैसे ही ये वैक्सीन आ जाएगी, अभी क्या है कि ये हमारे पास जो भारतवर्ष में कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी भी डक्स हैं पाली जाती हैं वो एक ऐसा
वर्ग है जो अगर हम उसको कास्ट इफेक्टिव वैक्सीन देंगे तभी वो लगवा सकता है। तो ये वैक्सीन कास्ट इफेक्टिव है और काफ़ी फायदेमंद है। गंगा संरक्षण का संदेश लेकर गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा कर रहे अतुल्य गंगा टीम के पूर्व सैनिक अधिकारियों का 20 सदस्यीय दल वाराणसी पहुंचा। जिले के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे टीम ने गंगा तलहटी के घाटों की सफाई की। घाट पर गंगा को अंदर से प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को बाहर निकाला। ढेरों कपड़े, पॉलीथीन, मूर्तियां आदि गंगा तलहटी से निकालकर गंगा जी की सफाई की और लोगों को जागरूक भी किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। काशी की पावन धरती पे आज पहुंचे हैं। आज 16वां दिन है। 1 मार्च को हमारी यात्रा शुरू हुई थी गंगोत्री से साइक्लोथॉन, और ये जा रही है गंगा सागर तक। या तो बांग्लादेश के रास्ते या कलकत्ता के रास्ते गंगा सागर जाएगी। और ये यात्रा हमारी सीरीज़ में पिछले साल हमने पद यात्रा करी थी 5530 किलोमीटर की 190 दिन की। इस साल हम गंगा मैया के पास फिर आए हैं इसकी सेवा में। 2850 किलोमीटर की 33 दिनों की साइकिल की यात्रा है। वेटरन्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर सब मिलजुल के हम लोग ये इंस्पिरेशन दे रहे हैं यूथ को और लोगों को कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमको भी जुट के अपना काम, अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। और हम सब अगर मिल जाएं और सबका साथ हो जाए तो गंगा साफ हो जाए। माँ गंगा के किनारे की स्वच्छता हेतु आज हमने माँ गंगा की आरती करके सबको संकल्प दिलाने का कार्य किया है। गंगा आरती करेंगे और साथ ही गंगा तलहटी की सफाई करके हम यह संदेश देंगे कि तमाम लोग जो गंगा में कपड़े, पॉलीथीन और अन्य मूर्तियाँ, मेटल की तस्वीरें, शीशे की तस्वीरें जो रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार गंगा में विसर्जित कर देते हैं वह न करें। और गंगा, चूँकि हम माँ की तरह मानते हैं गंगा को, हमारा कर्तव्य है अपनी गंगा के प्रति बेटे की तरह जिम्मेदारी निभाने का। हम गंगा के किनारे स्वच्छता बनाए रखें, पर्यावरण संरक्षण होगा तभी हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सुदृढ़ पर्यावरण मिलेगा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण पखवाड़े इंडिया पैवेलियन का दुबई एक्सपो में उद्घाटन किया। इंडिया पैवेलियन 18 से 31 मार्च तक आगंतुकों को भारत के जीवंत मीडिया और मनोरंजन उद्योग का अनुभव कराएंगे। यह पैवेलियन 11 प्राथमिक विषयों को समर्पित है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट क्षेत्र जलवायु और जैव विविधता, अंतरिक्ष, शहरी, स्वास्थ्य और कल्याण शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कल अबुधाबी में अबुधाबी फिल्म आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, अभिनेता आर माधवन सहित अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अबुधाबी फिल्म आयोग और भारतीय फिल्म आयोग के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विचार किया गया। अपूर्व चंद्र ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अबुधाबी फिल्म आयुक्त हंस फ्राइंकिन ने भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध उत्पादन, तकनीक, जनशक्ति सुविधाओं पर चर्चा की। इसका उद्देश्य ACEPA समझौते के तहत भारत और UAE के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाना है। मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जनशक्ति के आदान प्रदान की जबरदस्त संभावना है। यूक्रेन के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। यूक्रेन ने बताया है कि शुक्रवार को मानवीय गलियारों की सहायता से 9000 से ज्यादा आम लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जिन 7 मानवीय गलियारों की सहायता से इन लोगों को सुरक्षित निकाला गया, इनमें 6 गलियारे सुमी प्रांत में हैं, जहां कई दिनों से भीषण लड़ाई जारी है। अब तक मानवीय गलियारों की सहायता से 1,80,000 से ज्यादा लोगों को युद्ध प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला जा चुका है। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन में युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा है। मिसाइल हमलों, तोपों की गरज, विमानों की गड़गड़ाहट के बीच आरोप प्रत्यारोप और दाव प्रतिदावों का दौर भी जारी है, ताकि एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जा सके। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के गवर्नर ने एक वीडियो जारी कर पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क पर गोले दागे जाने का दावा किया है। हमले में 2 की मौत और 6 लोगों की बात कही गई है। गोलीबारी में एक रिहायशी इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
मेरी रसोई की खिड़की पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मेरा फ्रिज मेरे ऊपर गिर गया और जब मैं गलियारे से बाहर गई तो कोई शयन कक्ष नहीं, कोई दालान नहीं, बस कुछ नहीं बचा था और प्रवेश द्वारों को नष्ट कर दिया गया। वहीं रूस ने भी एक वीडियो जारी कर बताया है कि यूक्रेन की सेना द्वारा की गई गोलीबारी में मेलिटोपोल की एक आवासीय क्षेत्र बुरी तरह से तबाह हो गया है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी यूक्रेन में एक भूमिगत हथियार भंडार को निशाना बनाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन की इवानो फ्रैंकोविच क्षेत्र में स्थित हथियारों का भंडार तबाह हो गया है। माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की बात को स्वीकार किया है। 18 मार्च को हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किंजिल मिसाइल प्रणाली ने पश्चिमी यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविच क्षेत्र के डेलियाटिन की बस्ती में एक बड़े यूक्रेनी बलों के भूमिगत डिपो में मिसाइलों और विमान गोला बारूद को नष्ट कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले जारी हैं। राजधानी कीव में रूस ने रिहायशी इमारतों पर हवाई हमले किए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव के वेरजल कस्बे में एक अस्पताल का दौरा किया। ज़ेलेंस्की ने अस्पताल में भर्ती घायल नागरिकों से मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के साथ व्यापक शांति वार्ता का आह्वान करते हुए कहा कि युद्ध के दौरान हुए नुकसान से उबरने के लिए रूस को कई पीढ़ियां लग जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने हमेशा शांति के लिए समाधान पेश किए हैं और शांति और सुरक्षा पर बिना किसी देरी के सार्थक और ईमानदारी से बातचीत चाहता है। शांति सुरक्षा, खासतौर से यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर बातचीत पर्याप्त, निष्पक्ष और बिना देरी के है। यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय बहाल करने का समय आ गया है, नहीं तो रूस का नुकसान इतना होगा कि उसे उबरने में कई पीढ़ियां लग जाएगी। यूक्रेन में रूसी हमलों की बढ़ती तीव्रता के बीच ज़ेपोरिज़िया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में 21 मार्च की शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। उधर रूसी हमले के मद्देनजर फ्रांस के लड़ाकू जेट एस्टोनिया की हवाई सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए नाटो मिशन में शामिल हुए। मिराज 2000 5F फाइटर जेट्स ने एस्टोनिया के ऊपर उड़ान भरी। कठिन इलाके में विशेष सैनिकों के लिए एस्टोनिया के अनुरोध पर फ्रांस ने अल्पाइन हंटर्स की 7वीं बटालियन के सैनिकों को वहां भेजा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत जापान के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की चर्चा को लेकर 14वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन। दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा आयोजित। मंत्रिमंडल की सूची को दिया जा रहा है अंतिम रूप। प्रदेश विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव की तैयारियां जारी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान वाले 30 क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। और आज विश्व गौरैया दिवस है। प्रदेश भर में गौरैया संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के विषय पर आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।